नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं बैनामा एक कागज़ का टुकड़ा साबित हो सकता है। वही बैनामा जिसे आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने का सबसे सुरक्षित माध्यम मानते हैं। इस वीडियो की मुश्किल से लंबाई 10 से 15 मिनट की हो सकती है। 10-15 मिनट लंबा ये वीडियो हो सकता है, लेकिन ये आपके जीवन की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा बचा सकता है। दोस्तों, बैनामा करवाते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए और ये बात जान लेनी बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है कि एक बैनामा कब एक कागज़ का टुकड़ा साबित हो सकता है और कोर्ट के द्वारा उसको रद्द कर दिया जाता है, क्योंकि उनमें उन कंडीशनों का पालन नहीं किया जाता जो उसे कानूनी रूप से वैध बनाती है। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही इस चैनल विधि वार्ता को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सके। और यदि आप किसी मुद्दे पर कोई जनरल गाइडेंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें। निःशुल्क आपकी मदद की जाएगी। आपको बताया जाएगा कि कौन कौन सी कार्रवाई आपके मामले में की जा सकती है, क्या क्या आपको करना होगा। आप कुछ भी यदि सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसी कुछ कंडीशन होती है जिनमें एक बैनामा अवैध हो जाता है। विधि वार्ता के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। अंत तक बने रहिए, यहाँ पर आपको वो सटीक जानकारी दी जाएगी ताकि आपको किसी और वीडियो की ज़रूरत ना पड़े और आप पूरी तरीके से ये समझ लें कि एक बैनामा कब अवैध हो जाता है। दोस्तों, इसके मुख्य रूप से 4 कारण हैं और उन 4 कारणों की बहुत सारी कंडीशनें हैं जो इस वीडियो में बहुत विस्तार से आपको बताई जाएंगी। दोस्तों, इसका सबसे पहला कारण है यदि विक्रेता का पूरा अधिकार ना हो, यानी विक्रेता वो व्यक्ति जो आपको उस संपत्ति को, या तो प्लॉट हो सकता है, मकान हो सकता है, दुकान हो सकती है, या फिर कोई अन्य संपत्ति हो सकती है जिसका आप बैनामा करा रहे हैं। तो यदि विक्रेता उसका पूरा मालिक ना हो, उसका पूर्ण अधिकार उस संपत्ति पर ना हो, तो ऐसे में भी आपका जो बैनामा है वो अवैध हो सकता है। ये कैसे पता चलेगा कि उसका पूरा अधिकार है या नहीं? तो इसके लिए 5 कंडीशनें होती हैं। 5 ऐसी स्थितियाँ होती हैं जिनमें माना जाता है कि उस व्यक्ति का संपत्ति पर पूरा अधिकार नहीं था, वो व्यक्ति उस संपत्ति का पूर्ण रूप से मालिक नहीं था। तो ये बातें आपको देखनी होंगी। इन्हीं के आधार पर आपको ये पता चलेगा कि आप जिस व्यक्ति से बैनामा करा रहे हैं वो व्यक्ति उसका पूर्ण रूप से मालिक है या नहीं, यानी आपका जो बैनामा है वो पूर्ण रूप से वैध हो। तो सबसे पहले, अगर विक्रेता किराएदार हो या मालिक ना हो, यानी जिस व्यक्ति से आप वो संपत्ति ले रहे हैं, हो सकता है कि वो बहुत सालों से वहीं पर रह रहा हो, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि वो उसका मालिक है या नहीं, यानी वो पुराना कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर रहा है। और हमेशा जब भी आप बैनामा कराएं तो उसकी चैन टाइटल जरूर देखें। आप ये देखें कि जिस व्यक्ति से आप खरीद रहे हैं ये उस व्यक्ति के पास किस प्रकार से आया है। यदि आप उसकी चैन टाइटल को चेक करेंगे तो अब आपको पता चलता है कि वास्तव में संपत्ति का मालिक कौन था और किस व्यक्ति के नाम वो संपत्ति दी गई है। तो सबसे पहले उस बैनामे की आप चैन टाइटल को चेक करेंगे। आप ये देखेंगे कि संपत्ति पर किस व्यक्ति का अधिकार था और जो व्यक्ति हमको बेच रहा है उसका क्या अधिकार है। क्या उसका मालिकाना हक संपत्ति में है, या फिर वो उसके पूर्वजों के नाम थी, उससे उसके नाम आई है, या उस व्यक्ति ने किसी और से खरीदी थी। ये बातें आपको तब पता चलेगी जब आप चैन टाइटल की जांच करते हैं। दोस्तों, दूसरा, अगर संपत्ति वसीयत द्वारा मिली और बंटवारा नहीं हुआ है तो तब भी वह व्यक्ति पूर्ण रूप से मालिक नहीं होगा। और यदि पूर्ण रूप से वह व्यक्ति मालिक नहीं है और उसने आपको बैनामा कर दिया तो आपका बैनामा अवैध होगा। तो हमेशा ये देखिए कि संपत्ति उसके नाम वसीयत के थ्रू आई है या फिर उसको विरासत में मिली है। और यदि उसे वो संपत्ति विरासत में मिली है तो ये देखिए कि उसका पहले बंटवारा हुआ था या नहीं। विरासत में मिलने का अर्थ है कि वो उसके पूर्वजों की संपत्ति थी और उस व्यक्ति के वो नाम आई, लेकिन वो नाम किस प्रकार से आई, उसका कोई बंटवारा हुआ या सहखातेदारों के रूप में सारे व्यक्ति दर्ज है। और यदि सहखातेदार है तो वो बिना उनकी कंसेंट के, बिना उसकी सहमति के नहीं बेच सकता। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। यदि वो विरासत के रूप में मिली हुई है, यदि वो संपत्ति विरासत के रूप में मिली है तो हमेशा ये देखिए कि उसका बंटवारा हुआ है, उसका पार्टीशन हुआ है नहीं। उसके बाद ही आप एक बैनामा कराइए, तभी जाकर के वो बैनामा वैध होगा और कानूनी रूप से वो मान्य होगा और आपको वो सारे अधिकार मिलेंगे जो एक संपत्ति के मालिक के होते हैं। यानी जो व्यक्ति आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति आपके नाम वो बैनामा कर रहा है उसको विरासत में मिली है या गिफ्ट डीड के थ्रू मिली है या उसने बैनामे से उसे खरीदी थी। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। तीसरा है, अगर संपत्ति नाबालिग के नाम थी और बिना कोर्ट की परमिशन के, बिना कोर्ट की अनुमति के उसको बेच दिया गया है। कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति जो नाबालिग होता है उसके वो नाम संपत्ति होती है, लेकिन कोई दूसरा उसका संरक्षक बनकर उसका बैनामा कर देता है बिना कोर्ट की परमिशन के। यदि कोई नाबालिग व्यक्ति संपत्ति को बेच रहा है या उसके नाम से वो संपत्ति बेची जा रही है तो उससे पहले कोर्ट से परमिशन लेनी होती है। उसका जो संरक्षक होता है वो ये बात होता
जो उस नाबालिग का संरक्षक होता है वो कोर्ट को ये बताता है कि किस कारण से ये संपत्ति बेची जा रही है। लेकिन यदि आप किसी नाबालिग व्यक्ति के नाम जो संपत्ति थी आप उसे ले लेते हैं बिना ये देखे कि कोर्ट से अनुमति ली गई है या नहीं, तो आपका बैनामा अवैध हो जाएगा। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए कि आप ये देखें कि यदि वो संपत्ति नाबालिग के नाम थी तो उसे बेचने की अनुमति अदालत से ली गई है या नहीं। चौथा है, अगर फर्जी कागजात बनाकर बैनामा किया गया है। कई बार ऐसा होता है कि संपत्ति विवाद के चलते लोग फर्जी कागजात बना लेते हैं और जल्द से जल्द ये कोशिश करते हैं कि हमारी संपत्ति किसी भी प्रकार से बिक जाए, किसी भी प्रकार से हमारे पास पैसा आ जाए। आप सस्ते या लालच के चक्कर में आकर के उसे खरीद लेते हैं, फिर आपको पता चलता है कि उस व्यक्ति का संपत्ति पर अधिकार नहीं था और उस व्यक्ति ने हमारे साथ धोखाधड़ी की है, उसने फर्जी कागजात दिखाकर बैनामा कराया है। हमेशा ध्यान रखिए कि जो दस्तावेज आपको दिखाया जा रहा है, जो दस्तावेज आपको इसलिए दिखाए जा रहे हैं कि संपत्ति हमारे नाम पर दर्ज है, उसकी जांच एक बेहतर वकील से कराइए। एक बेहतर वकील उनकी जांच करने के बाद आपको ये बताएगा कि ये दस्तावेज असल है या नकल बनाए गए हैं या उन्हें झूठा तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। हमेशा इस बात का भी ध्यान रखिए। अगर किसी सरकारी योजना के तहत वो संपत्ति मिली है तो उसका भी बैनामा नहीं किया जा सकता। आपको हमेशा ये देखना है कि संपत्ति किस प्रकार से आपके नाम आई है या संपत्ति किस प्रकार से उस व्यक्ति के नाम थी और उस व्यक्ति के पास वो संपत्ति कहाँ से आई थी। ये बातें यदि आप देखेंगे तो तभी जाकर आपका बैनामा वैध होता है। तो आपने ये पहला कारण जान लिया जिसमें आपको बताया गया कि यदि विक्रेता का पूर्ण रूप से अधिकार ना हो तो वो बैनामा वैध नहीं होता है और उस बैनामे को रद्द कराया जा सकता है। वो बैनामा एक कागज़ का टुकड़ा साबित होगा। दूसरा कारण है, अगर स्टाम्प और रजिस्ट्री पूरी तरीके से, और एक बैनामे के रद्द होने का दूसरा कारण हो सकता है यदि स्टाम्प ड्यूटी सही तरीके से ना दी गई हो या फिर जो रजिस्ट्री शुल्क होता है उसको पूर्ण रूप से अदा न किया गया हो। दोस्तों, स्टाम्प ड्यूटी सरकारी दर से यदि कम होगी, जो सरकारी दर उस संपत्ति को बेचने में लगनी चाहिए, यदि उससे कम स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है तो ऐसे में आपका बैनामा अवैध हो जाएगा। इसी के साथ रजिस्ट्री फीस बचाने के लिए यदि संपत्ति की कीमत कम दिखाई गई हो या उस संपत्ति की कीमत को कम बताया गया हो ताकि स्टाम्प को बचाया जा सके, ऐसे में भी आपका बैनामा अवैध हो सकता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप पूर्ण रूप से स्टाम्प को चुकाएं। एक बेहतर वकील करिए। जब आप बैनामा कराते हैं तो एक बेहतर दस्तावेज लेखक हो जिसको पता हो कि कितना स्टाम्प लगेगा या फिर कितने की रसीद कटेगी, कितना रजिस्ट्री शुल्क होगा। जब ये सारी बातें क्लियर हो जाए, यानी कहने का अर्थ है आपको पूर्ण रूप से जो सरकारी दर के अनुसार जो शुल्क बैठता है वो आप सरकार को चुकाएं। उसके बदले में सरकार आपके द्वारा जो बैनामा कराया गया है या किया गया है उसको वैध बनाती है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि पूर्ण रूप से स्टाम्प को चुकाया जाए, जितने की रसीद कटनी है उतने की कटवाई जाए। स्टाम्प बचाने के लिए संपत्ति की कीमत कम न दर्शाई गई हो, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। बैनामे की प्रक्रिया सरकारी गाइडलाइन के पालन के अनुरूप हुई हो, यानी जो सरकारी जो नियम है उनका पालन किया गया हो बैनामा कराने के लिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो तभी जाकर आपका बैनामा वैध होगा। इसी के साथ अब तीसरा कारण है, यदि सरकारी नियमों का उल्लंघन किया गया हो। यदि आप सरकार द्वारा जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में प्रावधान किए गए हैं, यदि आप उनका उल्लंघन करते हैं तो ऐसे में भी आपका बैनामा अवैध हो सकता है। दोस्तों, यदि कृषि भूमि को अनुमति के बगैर गैर कृषि के रूप में रजिस्टर्ड कराया गया हो और आपने उसका बैनामा करा लिया हो तो ये भी आपके बैनामे को अवैध बना सकता है। यदि कोई कृषि भूमि है तो उसको आवासीय भूमि में उसको तब्दील कराने के लिए एक सरकारी प्रक्रिया होती है, एक कानूनी प्रोसीजर होता है जिसके तहत वो भूमि आवासीय या किसी अन्य उपयोग से यदि उसका इस्तेमाल किया जा रहा हो तो उसको अंकित किया जाता है, लेकिन उसकी एक पूरी कानूनी प्रक्रिया होती है। यदि आपने कृषि भूमि का बैनामा आवासीय में करा लिया है तो ऐसे में भी बैनामा अवैध हो सकता है। सरकारी ट्रस्ट या वक्फ या मंदिर या मस्जिद की ज़मीन का यदि बैनामा कराया गया हो तो ऐसे में भी वो अवैध होगा और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसी के साथ किसी अन्य राज्य में यदि आप भूमि खरीद रहे हैं, आप उस राज्य के निवासी नहीं हैं, तो ये भी देख लीजिए कि उस राज्य में कोई बाहर का व्यक्ति ज़मीन खरीद सकता है या नहीं। इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। तो ये कुछ चीज़ें थी जिनके आधार पर एक बैनामा अवैध हो जाता है। इसी के साथ इसका अंतिम कारण होता है यदि कोई भूमि विवाद हो, यदि उस संपत्ति से संबंधित कोई केस न्यायालय में विचाराधीन है और न्यायालय ने स्टे दे रखा है कि किसी भी व्यक्ति का इस पर कब्जा नहीं होगा या फिर कोई भी व्यक्ति इस संपत्ति को बेच नहीं सकता, या फिर न्यायालय ने स्टे दे रखा है कि कोई भी व्यक्ति संपत्ति को बेच नहीं सकता, इसका उपयोग नहीं कर सकता, और आप उसी स्टे के चलते उस संपत्ति को खरीद लेते हैं तो फिर बैनामा अवैध हो जाता है।
कई बार ऐसा होता है कि उत्तराधिकारी को लेकर के डिस्प्यूट होता है, वसीयत को लेकर के कोई वसीयत को चैलेंज कर रहा होता है और उससे संबंधित कोई केस चल रहा होता है और आप दूसरे व्यक्ति से वो संपत्ति खरीद लेते हैं, ऐसे में भी आपका बैनामा अवैध हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर से मैं आपको क्लियर कर दूं, पहला कारण है यदि विक्रेता का पूरा अधिकार ना हो तब आपका बैनामा अवैध हो जाएगा। दूसरा है यदि आप स्टाम्प ड्यूटी को, रजिस्ट्री शुल्क को पूरा अदा नहीं करते हैं, पूर्ण रूप से आप उसका भुगतान नहीं करते हैं, तब भी आपका बैनामा अवैध हो जाएगा। इसी के साथ यदि आप सरकारी नियमों का उल्लंघन करते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के प्रावधानों के अगेंस्ट जाते हैं, ऐसे में भी आपका बैनामा अवैध हो जाएगा। यदि संपत्ति से रिलेटेड कोई केस न्यायालय में विचाराधीन हो तब भी आपका बैनामा अवैध हो जाएगा। यदि न्यायालय ने कोई स्टे दे रखा हो और आप उसी स्टे के बीच में बैनामा करा लेते हैं तब भी आपका बैनामा अवैध हो जाता है। ये 5 कारण होते हैं। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप लोग पूर्ण रूप से बहुत ही आसान भाषा में समझ पाए होंगे कि बैनामा कराने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखें और कैसे आप अपनी मेहनत की कमाई को, अपने जीवन की कमाई के एक बहुत बड़े हिस्से को बचा सकते हैं। तो ये वीडियो 12 से 13 मिनट का होगा जिसमें आपने जाना कि आप बैनामा कराने से पहले किन बातों का ध्यान रखें और एक बैनामे को कौन सी वो चीज़ें हैं जो एक कागज़ का टुकड़ा साबित कर देती हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो, लीगल नॉलेज, विधिक परामर्श, आपके अधिकार, कानूनी जानकारियाँ, सरकारी योजनाओं की नोटिफिकेशन, समाज के नए मुद्दे, आप उनसे क्या सीख सकते हैं, समाज की घटनाएं, गवर्नमेंट की नई स्कीम, इन सभी चीज़ों की जानकारी आप तक बिल्कुल मुफ्त में पहुंच सके। आपका यदि इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो बिना संकोच किए कमेंट बॉक्स में पूछिए, बहुत जल्द उसका आपको उत्तर दिया जाएगा। इसी के साथ यदि आप चाहते हैं कोई सलाह लेना, कोई जनरल गाइडेंस लेना, तो उसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे, बहुत ही जल्द उसका भी आपको उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।